नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 8 का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान एमपी बोर्ड से संबंधित सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 8 नेक्स्ट अध्याय नंबर 8 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटिश प्रशासन और नीतियाँ। 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटिश प्रशासन और नीतियाँ, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस वीडियो पर या इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, इस चैनल को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। महारानी विक्टोरिया की घोषणा हुई थी। महारानी विक्टोरिया की घोषणा हुई थी तो कब हुई थी? 1858 ईस्वी में। कब हुई थी? 1858 ईस्वी में। भारत का प्रशासन इंग्लैंड की महारानी को सौंपा गया। भारत का प्रशासन इंग्लैंड की महारानी को सौंपा गया। कब सौंपा गया? 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा। 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा। प्रथम नगर पालिका स्थापित की गई। प्रथम नगर पालिका स्थापित की गई तो कहाँ की गई दोस्तों? 1865 ईस्वी में मद्रास में प्रथम नगर पालिका स्थापित की गई। 1865 में मद्रास में। नंबर 4, भारत सचिवालय का प्रमुख कहलाता था। भारत सचिवालय का प्रमुख क्या कहलाता था? तो वो कहलाता था भारत सचिव। क्या कहलाता था? भारत सचिव। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वायसराय की सहायता के लिए 4 सदस्यों की परिषद का गठन किया गया था। वायसराय की सहायता के लिए 4 सदस्यों की परिषद का गठन किया गया था। नंबर 2 है, ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियाँ केवल इंग्लैंड के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई थी। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियाँ केवल इंग्लैंड के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई थी। नंबर 3 है, 1876 ईस्वी में सिविल सेवा में भाग लेने की न्यूनतम आयु 19 वर्ष कर दी गई थी। 1876 ईस्वी में सिविल सेवा में भाग लेने की न्यूनतम आयु 19 वर्ष कर दी गई थी। लॉर्ड रिपन के द्वारा वुड के प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड रिपन के द्वारा वुड के प्रस्तावों का क्रियान्वित करने के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया। प्रश्न नंबर 3 है, अति लघुत्तरीय प्रश्न। किस अधिनियम द्वारा इंग्लैंड की महारानी को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया? किस अधिनियम द्वारा इंग्लैंड की महारानी को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया? तो 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा इंग्लैंड की महारानी को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। नंबर 2 है, 1858 के बाद गवर्नर जनरल को किस नाम से जाना जाने लगा? 1858 के बाद गवर्नर जनरल को किस नाम से जाना जाने लगा? 1800 उत्तर देखेंगे। 1858 के बाद गवर्नर जनरल को वायसराय के नाम से जाना जाने लगा। यानी कि 1858 के बाद जो जनरल गवर्नर होते थे उनको वायसराय के नाम से जाना जाने लगा। फिर स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता था? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता था? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता था। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता था। नेक्स्ट है, महारानी की घोषणा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। महारानी की घोषणा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर देखेंगे। अपनी घोषणाओं में महारानी ने कहा था कि
अंग्रेजी राज्य में भारत का अब कोई नवीन क्षेत्र नहीं मिलाया जाएगा। यानी कि अंग्रेज जो महारानी थी उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी राज्य में भारत का अब कोई नवीन क्षेत्र नहीं मिलाया जाएगा। नंबर 2 है न्याय में समानता, उदारता एवं धार्मिक सहिष्णुता का पालन किया जाएगा। नंबर 3 है भारत के राजाओं के सम्मान एवं अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा। नंबर 4 है भारत के लोगों के लिए नैतिक एवं भौतिक उन्नति के उपाय किए जाएंगे। भारत के लोगों के लिए नैतिक एवं भौतिक उन्नति के उपाय किए जाएंगे। नंबर 5 भारतीय प्रजा को ब्रिटिश प्रजा के समान माना जाएगा। भारतीय प्रजा को ब्रिटिश प्रजा के समान माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 1861 ईस्वी के अधिनियम में क्या परिवर्तन किए गए। 1861 ईस्वी के अधिनियम में क्या परिवर्तन किए गए। उत्तर देखेंगे 1861 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 सदस्य तथा अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। यानी 1861 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में न्यूनतम यानी कम से कम 6 सदस्य और अधिकतम या अतिरिक्त 12 सदस्यों को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। प्रांतों में विधान परिषदें स्थापित की गई। विधान परिषदें प्रांतीय प्रशासन के लिए उत्तरदायी थी, किंतु कोई भी कानून बनाने से पूर्व उन्हें गवर्नर जनरल की अनुमति लेना अनिवार्य थी। यानी जनरल गवर्नर की अनुमति लेना अनिवार्य थी। प्रांतों में गवर्नर सर्वोच्च अधिकारी था। यानी प्रांतों में गवर्नर जो होता था वो सर्वोच्च अधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1858 ईस्वी के पश्चात प्रशासनिक विभाजन का वर्णन कीजिए। 1858 ईस्वी के पश्चात प्रशासनिक विभाजन का वर्णन कीजिए। उत्तर देखेंगे 1858 ईस्वी के पश्चात प्रशासनिक व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। 1858 ईस्वी के पश्चात प्रशासनिक व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। 1861 ईस्वी के अधिनियम से प्रशासनिक व्यवस्था के विभाजन की एक नई प्रक्रिया आरंभ हुई। प्रांतों में विधान परिषदें गठित हुई। यानी कि प्रांतों में अलग अलग प्रांतों में विधान परिषदें गठित की गई। 1919 ईस्वी के अधिनियम के साथ दोहरी शासन व्यवस्था लागू की गई। 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वशासिता लागू की गई। प्रांतीय सरकारों को भूमि कर, आबकारी कर, राजकीय स्टाम्प विधि न्याय पर नियंत्रण का अधिकार प्रदान कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घोत्तरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 नंबर 1 देखेंगे। इसमें प्रश्न 1858 ईस्वी के अधिनियम में लिए गए निर्णय बताइए। इन्हें 1858 ईस्वी में के जो अधिनियम था उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए थे उनको बताना है। तो उत्तर देखेंगे ब्रिटिश सरकार ने अपनी प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन की सोच को लागू करते हुए सर्वप्रथम 1858 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया जिसे 1858 ईस्वी का अधिनियम कहा जाता है। इसमें निम्नलिखित निर्णय लिए गए। तो दोस्तों क्या क्या निर्णय लिए गए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को समाप्त कर दिया गया। यानी कि नंबर 1 है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को समाप्त कर दिया गया। नंबर 2 है भारत का प्रशासन सीधे इंग्लैंड की महारानी के अधीन कर दिया गया। भारत का प्रशासन सीधे इंग्लैंड की महारानी के अधीन कर दिया गया। नंबर 3 है वायसराय को भारत में इंग्लैंड की महारानी का प्रतिनिधि बनाया गया। यानी जो वायसराय होते थे उनको भारत में इंग्लैंड की जो महारानी थी उनका प्रतिनिधि बनाया गया। नेक्स्ट है भारतीय
प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इंग्लैंड में भारत सचिव एवं उसकी परिषद का निर्माण किया गया। भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इंग्लैंड में भारत सचिव एवं उसकी परिषद का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है, भारत सचिव को भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का उत्तरदायित्व सौंपा गया। भारत सचिव को भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का उत्तरदायित्व सौंपा गया। नेक्स्ट है नंबर 2, सेना के पुनर्गठन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सेना के पुनर्गठन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर देखेंगे, भारत में पुनः सैनिक अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र न उठा सके, इसलिए भारतीय सेना को संगठित एवं सुदृढ़ किया गया ताकि वह अंग्रेजी साम्राज्य के प्रसार एवं रक्षा में अपना योगदान दे सके। इसी उद्देश्य से सेना में इस प्रकार परिवर्तन किए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी की यूरोपीय सेना को अंग्रेजी सेना में मिला लिया गया। नंबर 2 है, सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या घटा दी गई तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्याओं में वृद्धि की गई। नंबर 3, सेना में जातिवाद के आधार पर नियुक्तियां आरंभ कर दी गई। सेना में प्रांतीय निष्ठा की भावना भड़काकर पंजाब, गढ़वाल, कुमायूं, सिख, राजपूत एवं मराठा जैसी रेजिमेंटों का गठन किया गया। इन्हें सेना में प्रांतीय निष्ठा की भावना भड़काकर पंजाब, गढ़वाल, कुमायूं, सिख, राजपूत एवं मराठा जैसी रेजिमेंटों का निर्माण या गठन किया गया ताकि सैनिकों में राष्ट्रीय भावना जागृत न हो सके। भारतीयों को लड़ाकू एवं गैर लड़ाकू जैसे 2 वर्गों में बांट दिया गया। इंग्लैंड की सेना के पदाधिकारियों एवं सैनिकों को नियमित रूप से भारत भेजने की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट देखेंगे, स्थानीय प्रशासन के विकास की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। उत्तर देखेंगे, 1861 ईस्वी के पश्चात जिला परिषद एवं नगर पालिका जैसी संस्थाओं की आवश्यकता महसूस की गई। फलस्वरूप 1865 ईस्वी में से मद्रास में, 1859 ईस्वी से पंजाब में तथा 1868 ईस्वी से उत्तर प्रदेश में नगर पालिकाएँ स्थापित की गई। आगे चलकर नगर पालिका अधिनियम पारित कर नगर पालिकाओं को कर लगाकर वित्तीय रूप से स्वावलंबी बनाने या बनने का अवसर प्रदान किया गया। इससे एक ओर जहां नगर पालिकाओं की आमदनी में वृद्धि हुई वहीं दूसरी ओर चुनाव प्रक्रिया को बल मिला। 1881-82 ईस्वी में एक अधिनियम पारित करके स्थानीय स्वशासन के नियमों में वृद्धि की गई। आगामी 2 वर्षों में नगर पालिकाओं के संविधान, शक्तियों एवं कार्य क्षेत्र में परिवर्तन किया गया। इसमें साधारण व्यक्ति को भी नगर पालिका प्रमुख बनने की अनुमति प्रदान की गई। 1882 ईस्वी के बाद ही ग्रामीण क्षेत्रों में जिला बोर्ड स्थापित किए गए और 1908 में पुनर्गठन आयोग द्वारा पंचायतों एवं जिला बोर्ड के विकास पर बल दिया गया। नेक्स्ट है, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का संक्षेप में मूल्यांकन कीजिए। जो ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों का संक्षेप में मूल्यांकन कीजिए। उत्तर देखेंगे, 1858 ईस्वी के बाद भारतीय संसाधनों के पूर्ण दोहन एवं शोषण की नई प्रवृत्ति को अपनाया गया। भारत में स्वतंत्र व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी गई। फलस्वरूप अनेक विदेशी कंपनियां भारत में स्थापित हो गई तथा भारत के उद्योग धंधे समाप्त होने लगे। भारतीय उद्योगों का शोषण होने लगा। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियां केवल इंग्लैंड के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई थी। इन नई आर्थिक नीतियों के अंतर्गत केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों के मध्य आय का बंटवारा किया गया। भारतीय किसानों को भूमि कर तथा पट्टेदारी
की नीति अपनाकर जमींदार और पट्टेदार जैसे दो वर्गों में बांट दिया गया, जिससे ग्रामीणों तथा मजदूरों की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती चली गई। इसी समय बाल मजदूरी को भी प्रोत्साहित किया गया था, जो भारतीयों के हित में नहीं था। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण आर्थिक क्षेत्र में भारत का विकास पूर्ण रूप से रुक गया था। ब्रिटिश शिक्षा नीति का वर्णन कीजिए। ब्रिटिश शिक्षा नीति का वर्णन कीजिए। उत्तर देखेंगे, 18वीं शताब्दी के आरंभ में ही अंग्रेजी शिक्षा की पहल की जा चुकी थी। 1854 ईस्वी में वुड प्रस्ताव में अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ भारतीय भाषाओं के अध्ययन का भी सुझाव दिया गया था। इसी प्रस्ताव में अध्यापकों के प्रशिक्षण का सुझाव भी था। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने वुड प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए हंटर आयोग का गठन किया। इसमें प्राइमरी शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया तथा विद्यार्थियों की मानसिक एवं शारीरिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर दिया गया। विश्वविद्यालय की संबद्धता एवं विद्यार्थियों की शिक्षा के अनुसार प्राध्यापकों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। 1919 ईस्वी के अधिनियम में शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी प्रांतीय विधान मंडलों को सौंप दी गई। शिक्षा के लिए सार्जेंट योजना 1944 के अंतर्गत स्कूलों में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। आरंभ में ब्रिटिश शिक्षा नीति का प्रत्यक्ष लाभ भारतीयों को भले ही ना मिला हो, किंतु इसने भारतीयों को राष्ट्र के प्रति संगठित एवं समर्पित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।